नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और मैं आज आपको बताना चाहूँगा हिंदुस्तान के एक ऐसे पत्रकार के बारे में जिसके साथ इस किस्म की ज़्यादती हुई है कि उससे 28 महीने जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। इसलिए नहीं कि उसने कोई जुर्म किया था, इसलिए कि सरकार को ये शक था कि उसके खुले रहने से अगर वो उसे बंद नहीं करेंगे तो वो कोई दंगा करवा देंगे। कोई उनका इतिहास नहीं था दंगा करवाने का, ना ही इस तरीके का कोई उनका इंटेंशन था जैसा उन्होंने खुद बताया, लेकिन सरकार को ये सस्पेशन था। और ये कारनामा हुआ उत्तर प्रदेश में। पत्रकार एक केरल के रहने वाले सिद्दीक कप्पन, जो दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे, दिल्ली में एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं और लगभग 14 वर्ष से वो काम कर रहे हैं और दिल्ली में ही काफ़ी सालों से हैं। और वो आ रहे थे, अब आप सोचिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हाथरस में जो एक बड़ा घिनौना गैंग रेप हुआ था एक 19 साल की दलित महिला के साथ, उसको रिपोर्ट करने के लिए वो दिल्ली से एक टैक्सी हायर करके हाथरस की तरफ जा रहे थे। और मथुरा के टोल पे एक चेकिंग के दौरान उनको रोका गया। बाकायदा चेकिंग उन्हीं की वजह से हो रही थी और पुलिस को जैसे ही उनका आई कार्ड देखा, पुलिस ने उनको चारों तरफ से गाड़ी घेर ली, ऐसा कर दिया, उन्हें आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, अब आप सोचिए, कोई पत्रकार चला आ रहा है एक रिपोर्टिंग के लिए, उसको रोक करके उठा करके पुलिस ले जाती है और उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई, किसी से बात नहीं करने दी गई। बड़ी मुश्किल से जब उनका किसी तरह कांटेक्ट उनको अलाउ किया गया, तब उन अपने किसी दूर के रिश्तेदार के पास तक उन्होंने फ़ोन किया, जिसने वकीलों को एंगेज करने का प्रयास किया। लेकिन आप जानते हैं कितना मुश्किल है एक मामूली आदमी के लिए वकील को हासिल करना। बहरहाल बड़ी मुश्किलों के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद उस शख्स की बेल जाके हुई सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ कपिल सिब्बल जैसे सीनियर एडवोकेट ने उनका केस फ्री में लड़ा और तब ये मुमकिन हो पाया कि उन्हें बेल मिल पाए। नहीं तो उससे पहले किसी भी लेवल पे उन्हें बेल भी नहीं मिलने दी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ मिलने नहीं दी क्योंकि पूरा सरकार, पूरा अमली जामा लग गया इसमें कि इस आदमी को किसी भी तरीके से छूट नहीं देना है। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था उसने जुर्म क्या किया है। बहरहाल उनके खिलाफ दुनिया के सबूत इकट्ठे करे जा रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कुछ पेपर्स मिले, उनका लैपटॉप मिला। घूम करके उन्होंने, पुलिस ने ये कहना शुरू किया कि नहीं साहब, इनके जो है आतंकवादी कनेक्शंस हैं, इनके लैपटॉप में किसी का मेलिंग एड्रेस है या फ़ोन पे किसी का नंबर है। तो जनाब, जर्नलिस्ट के फ़ोन पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी नंबर्स होते हैं, उनके लीडरान के नंबर्स होते हैं, तरह तरह के लोग, पुलिस के भी नंबर्स होते हैं, बदमाशों के भी नंबर्स होते हैं, क्योंकि कांटेक्ट आपको रखना है, आपको कोई चीज़ सूचना लेनी है तो कई दफ़े तमाम नाजायज़ लोगों से भी बात करनी पड़ती। तो इस तरीके के ये सबूत मान लिए गए कि साहब इसका कनेक्शन है। और पीएफआई का एक केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके आतंकवादियों से कोई कनेक्शंस हैं। बहरहाल ये पीएफआई के ना तो मेंबर थे, ना इनका कोई नेक्सस था, लेकिन उनका नाम सिद्दीक कप्पन। शायद यही वजह थी कि उनके ये बर्दाश्त नहीं हुआ यूपी से कि इस घिनौने रेप कांड की रिपोर्ट करने कोई कैसे चला आ रहा है। और भी लोग रिपोर्ट करने गए थे, लेकिन उनका नाम सिद्दीक कप्पन नहीं था, तो शायद इसलिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसमें ये कहानी बना दी गई। और साथ में मज़े की बात आप सोचिए कि ये है कि वो ड्राइवर जिस कैब को वो हायर करके गए थे, वो ड्राइवर और उनके साथ में कोई जामिया मिलिया का स्टूडेंट था जो इनका जानने वाला था, उन सबको उठा के बंद कर दिया गया था। उनका क्या जुर्म था नहीं पता, और उनमें से कई 3 जने शायद अभी भी बंदी हैं, वो 3 अभी भी नहीं छूटे हैं, या ड्राइवर छूट गया है कोई, और जो दोस्त हैं वो अभी भी बंद हैं। और इस शख्स की बेल होने के बाद भी, आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से बेल होने के बाद
भी इसे छोड़ा नहीं गया यूपी के जेल से। फौरन एक और नया केस उनके ऊपर स्लैप कर दिया गया और ये केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आजकल बहुत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ा एक्टिव रहता है, जहाँ पे भी कुछ किसी ने अनबन करी सरकार के खिलाफ तो फौरन ईडी एक्टिव हो जाता है। तो इस केस में भी इनका ईडी का केस बन गया कि साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं और इनके पास फॉरेन फंडिंग आती है। बड़ी खोजबीन की गई। खोजबीन में क्या निकला? कप्पन के अकाउंट में टोटल 45,000 रुपये थे, जो कि उनकी तनख्वाह जो उन्हें मिलती थी, शायद 30-35 हज़ार तनख्वाह मिलती थी महीने की, उसमें वो उसी के बचे हुए पैसे थे और जो मिली होगी। कोई आप सोचिए ज़रा कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला आदमी अगर वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग के में इन्वॉल्व है रैकेट में, तो क्या उसके अकाउंट में सिर्फ 45,000 रुपये होंगे? क्या दर्शाता है ये कि नहीं, इसको किसी भी तरीके से छूट नहीं देना है। अब वो नया सिलसिला शुरू हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का केस का। फिर बड़े प्रयास के बाद लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं IB सिंह और उनके साहबजादे ईशान बघेल, उन्होंने जाकर के बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट से उसमें बेल कराई है दूसरे केस में। सितंबर में वो बेल मिलती सुप्रीम कोर्ट की, ये जाकर के दिसंबर के एंड में जाकर के हो पाई। अब ये बेल तो हो गई, अब फिर नहीं छोड़ा गया। अब लग रहा था कि शायद कोई तीसरा केस किया जाएगा, लेकिन इस बार क्या किया? इस बार यूपी पुलिस ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई और उसमें उनके खिलाफ ये इंश्योर कर लिया कि कोर्ट से किसी ना किसी बहाने डिले करते रहो, इसको जेल से नहीं छूटना चाहिए, उकसड़ता रहे जेल में। तो पहले तो एक ऐसे शख्स को ज़मानत आसानी से नहीं देने वाला कोई मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत लेने वाली थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, जो बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं शुरू से, जब वो थी भी, अभी वो 80 इयर्स प्लस की हैं, लेकिन उन्होंने श्योरिटी बनी, उन्होंने बेल ली। अब हाई कोर्ट में बेल लेने की नौबत आई तो यहाँ के एक पत्रकार हैं कुमार सौवीर, बड़े जुझारू पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस हैं, उन्होंने बेल ली और बेल लेने के बाद शुरू हो गया सिलसिला वेरिफिकेशन ऑफ श्योरिटी का। अब उस वेरिफिकेशन में हफ्ता 10 दिन कोई ना कोई बहाने से उसको बढ़ाते जा रहे थे। नहीं, जज साहब कन्विंस्ड नहीं हो रहे थे कि कैसे वेरिफिकेशन हो। आखिरकार जाके जब उसमें भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी इन वकीलों को, इन लोगों ने बताया मुझे कि किस तरीके से बार बार जिरह करने के बाद जाके वो एक्सेप्ट हुई, उनकी जो श्योरिटी थे वो एक्सेप्ट किए गए। एक ये कुमार सौवीर, एक और श्योरिटी थे। तो आप सोचिए, नॉर्मली बेल होने के बाद श्योरिटी जब बॉन्ड साइन करते हैं तो अमूमन 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस शख्स को लगभग 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते लगे वहाँ से निकलने में। और आप सोचिए किसी का जिसका परिवार, छोटे बच्चे, यंग बच्चे, लड़के लड़की, वाइफ केरला में पड़े हुए हैं, कोई माँ 90 साल की वो केरला में थी, बच्चे तो दिल्ली में पढ़ते थे, और उसके बाद की हालत हुई। इसी बीच में उनकी शायद 90 या 95 साल की माँ थी, वो गुज़र भी गई इसी इनके प्रिजन में रहने के दौरान। क्या गुजरी होगी उस शख्स के ऊपर? ये ठीक है, बीजेपी के लीडरान और जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ये कहते हैं कि साहब कोई अभी तो खाली बेल हुई है, अभी कोई छूटा थोड़ी ना है। वो ये नहीं देखते हैं कि सज़ा में के लिए कोई जो सबूत चाहिए होते हैं, सबूत भी नहीं है अभी तक। कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस भी नहीं ले पाए, जमा कर पाई है पुलिस कि इस शख्स का कोई आतंकवादी ट्रैक रिकॉर्ड है, आतंकवादी कनेक्शन है, या किसी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। 28 महीने तमाम इस तरह के आपको लोग मिलेंगे, मर्डर के अक्यूज्ड होते हैं, उनको भी बेल मिल जाती है, लेकिन इस केस में नहीं होने दिया। ये एक सिर्फ ये नहीं है कि सिद्दीक कप्पन पत्रकार जो रिपोर्ट करने आ रहे थे हाथरस गैंगरेप, वो कर लिए। ये एक मैसेज है,
मेरा ख्याल ये पत्रकारों के लिए एक वार्निंग है कि अगर तुमने जुर्रत करी किसी भी ऐसा काम करने की जिसमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, तो उसका हशर ये भी हो सकता है। ये ऐसा कभी कभी रिमाइंड करता है उस 1977 के दौर को, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और तमाम पत्रकार उठा उठा के बंद कर दिए गए थे। लेकिन तब भी मीडिया में इतना दम था, उसके बावजूद भी लोग जो है दबाए जाते थे, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाते थे। आज की डेट में इस सिद्दीक कप्पन के लिए बहुत कम, बड़ी मुश्किल से आवाज़ें उठी हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो एक तरीके से ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया था, सिवाय कुछ अखबारों के जहाँ इसकी खबर छपती थी, सिवाय कुछ चैनल्स के जहाँ आती थी, वरना ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो है खबरें आती रहीं। लेकिन आप समझ सकते हैं क्या गुजरी होगी उस शख्स के। और अभी जब मैंने उसका हाल में इंटरव्यू किया तो उसने बताया टेलीफोन पे, मोबाइल पे, कि किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उसे बेइज्जत किया गया, किस तरह से मारपीट तो अलग बात है, फिज़िकल मेंटल टॉर्चर भी बहुत बुरी तरह किया गया, और गाली गलौज उसके, वो कह रहा था किस तरीके से कि मेरी माँ, बीवी, बच्चों को जिस तरीके से गालियाँ, इतना ह्यूमिलिएशन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि वो एक रिपोर्टिंग करने आ रहे थे, वो भी ऐसा कांड। याद रखिए, ये जो गैंग रेप हुआ था हाथरस में इस लड़की का, और उसके बाद उसको किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी लाश को रातों रात के 2-2:30 बजे जला दिया था। उसका क्रियाक्रम मट्टी का तेल डाल करके कर दिया गया था और उसके घर वालों को उसमें शामिल नहीं होने दिया गया था। तब कुछ ज़ोरदार पत्रकार थे, जुझारू पत्रकार थे, एक ख़ास तौर से दिल्ली की कोई महिला पत्रकार थी जिसने सबसे पहले रिपोर्टिंग करी थी उसकी, और तस्वीरें भी खींची थी। लेकिन सरकार ने भरपूर प्रयास किया था कि किसी तरीके से ये मामला, इस मामले को हवा ना मिले, और वहाँ के डीएम ने बाकायदा, वो बाइट्स भी आ गई थी, वो वीडियो भी दिखा दिया गया था जिसमें उसने उस महिला के, उस लड़की के, विक्टिम के परिवार वालों को बाकायदा धमकी दी थी कि तुम लोग रिपोर्ट मत लिखाओ, ये रेप का केस इसे मत दिखाओ, वरना तुम लोग सोच लो तुमको यहीं रहना है, और ये है वो, इस किस्म की बातें। इससे जाहिर होता है ये बातें कनेक्ट, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कनेक्ट होती हैं कि किस तरीके से सरकार का भरपूर प्रयास था, पुलिस का भरपूर प्रयास था कि किस तरह से ये मामला ज़्यादा उजागर ना हो। लेकिन सच ऐसा होता है कि सच छुप नहीं सकता। फिर भी ये ध्यान रखिए कि सच के खिलाफ बड़ा मुश्किल है। सच के को आज की डेट में कहना, बताना, सच की ताकत के बावजूद सरकार पूरा प्रयास करती है किस तरह सच को दबाए। और सिद्दीक कप्पन का केस एक लिविंग एग्जाम्पल है, एक वार्निंग है, जिसके लिए हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है।